हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श चौधरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवे एग्जाम्स के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं या कोई भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और बाद में भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो डेट्स होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और फॉर्मेट क्या होता है उस डॉक्यूमेंट का, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि स्टेट के लिए फॉर्मेट अलग और सेंट्रल के लिए फॉर्मेट अलग होता है, ये भी मैं आपको आगे आगे बताता चलूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है आरआरबी एग्जाम्स, लेकिन अभी जो आप अप्लाई करने के लिए आपके पास चांस है वो है CEN05 आरआरबी एनटीपीसी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है ये जनरल की तरह भी आप ले सकते हो, ये हर कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है क्योंकि रेलवे की सारी एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट जो रहेगा वो बिल्कुल यही रहेगा। मैंने भी रेलवे का डीवी कराया हुआ है तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी सारे लोगों से पिछली बार लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बात भी करी है, तो मुझे हर केस के बारे में अच्छे से पता हुआ है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के बारे में भी आपको मैं बताता चलूंगा। थोड़ा सा पेशेंस से सुनना क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं बन पाएगा, जो सामने आता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन जब आता है तो वो आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन को खुद से एक बार भी अगर पढ़ लोगे तो आपको फिर ये बहुत ज़्यादा इधर उधर रिसर्च करने की या फिर बहुत ज़्यादा डाउट में रहने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। जैसे देखो नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल दी है उसको अगर आप देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखो शुरू में ही लिख दिया गया है कि ये पॉइंट 1.3 अगर इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि मतलब ये बोल रहा है कि जो आरआरबी है वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही करता है, पहले नहीं करता। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ निकली या फिर आपने जैसा पहले बताया और बाद में अगर आरआरबी के पास वैसे डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपके अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है या आपको उससे बाहर किया जा सकता है। ये उन्होंने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो करेंगे ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उनके पास तो चांस है तो आपको क्यों रिस्क लेना है। फिर ये वाला पॉइंट अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर साफ साफ देखो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, कितनों का जवाब देता है, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि जब भी वीडियो बनाऊंगा तभी। यहाँ पर क्या लिखा है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। बिफोर अप्लाइंग, सारे डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाइंग है, यानी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन आप जो भी, जैसे आप रिजर्वेशन ले रहे हो या जो भी किसी भी चीज का लाभ अगर आप ले रहे हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। तो ये बात थोड़ा समझ के चलो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग, और ये बात लॉजिक से ही समझ जाने की है कि आप जिस चीज के लिए आज एलिजिबल हो उसी के आधार पर कुछ भी आप कर पाओगे ना आगे, इंक्लूडिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले केस में कैसा है ना कि आपको इसके बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में चेक होता है, तभी चेक होता है। तो अभी तो आपको जितना अंदाजा है उसी हिसाब से आप आगे बढ़ो, सब अच्छा सोच के आगे बढ़ो। आपको ये जो ईबीसी का जो 250 रुपये का ये मिल रहा है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको ईबीसी पे नो करके सीधे 500 पे करना चाहिए बस। फॉर्मेट क्यों जरूरी, क्योंकि कुछ स्टेट में, जैसे मान लीजिए आपकी कम्युनिटी जो है कुछ स्टेट में वो ओबीसी के अंतर्गत आती होगी या SC/ST के अंतर्गत आती होगी, लेकिन सेंट्रल में ये रूल अलग होगा कि वो कास्ट है या वो कम्युनिटी जो है वो ओबीसी में नहीं आती होगी, SC/ST में नहीं आती होगी, या SC/ST में आती होगी ओबीसी में नहीं आती होगी। इस प्रकार से कुछ चेंजेस रहते हैं, यानी कि स्टेट में ओबीसी का दर्जा मिल सकता है लेकिन सेंट्रल में नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ कम्युनिटी कास्ट में हो सकता है। इसीलिए अगर आप सेंट्रल फॉर्मेट में बनाने का ये मतलब है कि आपका जो स्टेट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें जो आपकी कास्ट मेंशन है उस कास्ट को चेक किया जाता है कि सेंट्रल के नियम में वो किस कैटेगरी में आती है और फिर आपको सेंट्रल के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इससे क्या कंफर्म होता है कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ओबीसी में आती है, और चूंकि ये सेंट्रल की जॉब है तो आपको सेंट्रल के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। उम्मीद है फॉर्मेट को लेकर के अब आप सवाल नहीं पूछोगे कि ये फॉर्मेट क्यों जरूरी है। फॉर्मेट बिल्कुल जरूरी है। आगे मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि जांच सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट की नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की भी होने वाली है। क्यों होने वाली, वजह मैंने बता दिया कि स्टेट में रिजर्वेशन मिल सकता है, सेंट्रल में शायद नहीं मिले सेम कम्युनिटी को। एक बात अभी अगर मैं बाद में बताना भूल जाऊं इसलिए अभी बता दे रहा हूं कि जो मैं फॉर्मेट आपको यहां दिखाऊंगा ना, ऐसा नहीं कि आपको वो फॉर्मेट प्रिंट कराना है और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना है। बस वो फॉर्मेट को आप अच्छे से देखो और जब आप सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो एक बेसिक जो उसका आइडिया है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि जैसा फॉर्मेट ये है वो भी फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि एकदम डिक्टो सेम मिले, लेकिन जो चीज आपको देखने वाली है वो है रेवोल्यूशंस जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, वो वहां पर दिखना चाहिए। वो भी क्या चीज है वो मैं आगे आपको जब फॉर्मेट दिखाता रहूंगा तो बता दूंगा। ये जो रिवीजन होते हैं, फॉर्मेट जो होता है वो आपको इसीलिए देखना पड़ता है कि ये जो रिवीजन होते हैं ना, ये रिवीजन आपको लास्ट तक का लेकर के चलना है। जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ होगा वो रिवीजन आपके फॉर्म में, मतलब जो फॉर्मेट है उसमें मेंशन रहना चाहिए।
ये सब चीज़ की आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो अभी 2017 तक रिवीजन हो गए हैं ओबीसी वाले सर्टिफिकेट में, और एससी एसटी में शायद 2002 तक वाला है। फॉर्मेट देखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा ये बात। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखो, द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड फेल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसके लिए बोल रहे हैं ये बात बोली जा रही है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट वालों ये बात समझ लो कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो तब जो सर्टिफिकेट आपको देना है वो भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल फॉर्मेट का, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। अब मैं एक बात यहां आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते रहोगे तो आपके पास जो पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मेरी बात पे ध्यान दो, अभी जो चीज फॉलो कर सकते हो उसको बाद के लिए रिस्क मत लो। 16/9/2024 और आज अगर अप्लाई कर रहे हो तो ओबीसी एमसीएल का सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल से ज्यादा पुराना मत रखना, क्योंकि अभी काफी टाइम भी है, तो आप नया भी बनवा ही सकते हो। नया सर्टिफिकेट कहां बनता है? अपने तहसील ऑफिस में बनता है। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कौन रहेगी? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है वो बनाएगी ही क्यों, ये बात आपको समझ के चलना चाहिए, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन 1 साल बाद वेरिफिकेशन के लिए भी आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं आपके तहसील में, तो इस बात पे ध्यान दो, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाली ज्यादा चिंता मत करो आप, जो कॉम्पिटेंट है वो ही बनाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है उसको बनाने के लिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आज आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 17/9/2023 इस डेट पे या इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है। 1 साल से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट अगर लगाओगे तो थोड़े मोड़े आपको प्रॉब्लम्स आ ही सकती है। ये ईबीसी सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़ना मत, ये तो मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूं, ठीक है। फिर देखो, जब आप फॉर्म अप्लाई करते रहोगे ना तब भी आपको ये बार बार बताते रहते हैं कि देखो, a person seeking appointment on the basis of reservation of OBC MCL must ensure that they possess caste community certificate and does not fall in creamy layer on the closing date of the submission of application। यानी पहले मैं आप लोगों को क्या दिखाया पिछले इसमें, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं ना उनको सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको गलत बोल दें, तो उनके लिए भी ये बता देता हूँ, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए क्लोजिंग डेट तक। तो वैलिड कब रहेगा? जब आपका 1 साल पुराना से ज्यादा पुराना रहेगा। ड्यूरिंग डीवी सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल एमसीएल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फिर से लिख दिया वैलिड ऑन क्लोजिंग डेट। अब क्लोजिंग डेट पे वैलिड मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। तो इतने बार आपको बताया जा रहा है कि वैलिडिटी के बारे में, सब बारे में, तो आपको ध्यान देना चाहिए। नेट कैफे वाले भैया को जॉब थोड़ी करना है कि वो ये सब देखते रहेंगे। अब देखो, जब आप फॉर्म अप्लाई करते रहोगे तब आपको ईबीसी के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा? आप ये बोल रहे हैं ना ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, इसको भी आप नो कर देना, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली इनकम 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए, या फिर आपका बीपीएल कार्ड हो या अदर कोई सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें कि आपको पावर्टी ये माना जाता है, इज्जत सर्टिफिकेट है, तो आप सीधा सीधा नो करो तो सारा यहाँ पर रिस्क ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी चिंता आप ज़्यादा मत करना कि आपकी इनकम तो 50 से कम है तो फिर आप इसको यस क्यों नहीं कर रहे हो। देखो ये क्या बोल रहा है, ईबीसी सर्टिफिकेट, भले आपकी इनकम 50,000 से कम है लेकिन आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट थोड़ी है अभी, तो इसको नो कर सकते हो आप। अब देखो, ये चीज़ मैं जब भी आपको बता रहा था कि वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट है, याद रखना, इसीलिए आपके सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप नज़रअंदाज मत करो और जो आपके फॉर्मेट है उसमें बना लो। साथ में ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो पॉइंट सी है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी ओनली। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डीवी शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो देखो, जब आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनाने जा ही रहे हो तो आप उसको इंग्लिश या हिंदी में ही बनाना, नहीं तो ये भी अलग प्रॉब्लम वहां पे आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, देखिए जहां अगर डेट कोई मेंशन नहीं है तो उनकी जो वैलिडिटी की डेट रहेगी वो क्या रहेगी? क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ CEN। तो इसमें अभी क्लोजिंग डेट क्या है? 13/10/2024 इसकी क्लोजिंग डेट है। 15 मत बोलना कोई, 13 तारीख इसकी क्लोजिंग डेट है। उसके पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो वहां पे आपको, अगर आपको इनमें से कुछ भी आपने लिया है बेनिफिट, तो आपको इनमें से सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर एक बार देख लो कि फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको फॉर्मेट तो चाहिए भैया, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो आप। अब मैं आपको फॉर्मेट्स दिखाना शुरू करता हूँ। तो वैलिडिटी सारी बता दिया, लेकिन फिर भी अभी एक बार बता दे रहा हूँ कि जो EWS सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी भी शायद 1 ही साल रहती है। तो वो लोग भी जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप इस बात पे ध्यान देना कि सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो आपका। दूसरी बात, जो SC ST सर्टिफिकेट है
उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो कितना पुराना होना चाहिए, लेकिन वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये तो बिल्कुल तय है। आपके जितने भी सारे डाउट है, जितने भी सवाल है ना, उस सबको सॉल्व करने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आपका ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस ही है। पेज नंबर एनेक्सर 1 अगर आप देखो तो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST के लिए ये फॉर्मेट है। तो जो रिवोल्यूशन में आपको बोला था ना, जो रिवीजन होते रहता है, वो ये ऐसे मेंशन है। तो आप वहां देख लो कि जो फॉर्मेट में आप बनाने जा रहे हो उसमें ये सारे मेंशन है क्या, और उसमें ये मेक श्योर करना कि लास्ट में एक्ट 2002 लिखा रहे। जिसके पास ऑलरेडी है वो भी ये एक बार चेक कर लेना। इसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्मेट। इसको प्रिंट क्यों मत कराना बोला था, क्योंकि फिर वो ये सब भी वहां पे दिखेगा। तो ये सब नहीं करना है आपको, बस मैच करना है। और ये 3 पेज का है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे 2 पेज का है ये, तो कोई बात नहीं। और जो जो ऑफिसर इसको बना सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब जब फॉर्मेट में ही ये लिखा हुआ है तो कोई और जो अधिकारी रहेगा वो ऐसे जिसको एलिजिबल नहीं है जो बनाने के लिए, वो इसको क्यों इशू करेगा। तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की आपको यहां पर जरूरत नहीं होती कि किसका बना हुआ है। अब ओबीसी MCL का जो सर्टिफिकेट बनेगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका ये फॉर्मेट है। यहां पर फिर आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि इशूइंग अथॉरिटी। ये भी सवाल था लोगों का कि इशूइंग अथॉरिटी क्या लिखोगे। तो देखो यहां पर क्या होएगा, जो भी इशू कर रहा है वो अपनी सील लगाएंगे। तो वो जो सील लगाएंगे उसमें उनकी पोस्ट लिखी रहेगी। जैसे वहां लिखा रह सकता है सब डिविजनल ऑफिसर लिखा रहेगा या सब डिवीजन ऑफिस लिखा रहेगा, तो आपको वो वहां पर लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी के बारे में जो सवाल पूछ रहे थे वो आपको यहां से मेरा जवाब मिल गया कि यहां पर जब देखोगे जिसकी सील रहेगी वो ही इशूइंग अथॉरिटी आपके लिए कहलाए। यहां क्या लिखा है ये वाले को ध्यान दो, द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट नीड टू मेंशन द डिटेल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच द कास्ट ऑफ कैंडिडेट इज मेंशन्ड एज OBC एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो टाइम टू टाइम है वो इस प्रकार से ये अमेंडमेंट ये दिखते रहता है। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है EWS कैटेगरी, उनके बारे में उनका फॉर्मेट ये है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ लिखेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेट। तो ये जो है आपको इस प्रकार से मैच कर लेना है वहां पर। अब यहाँ पर देखो जो ऑफिस की यहाँ फील रहेगी और ये जो डेजिग्नेशन रहेगी, तो डेजिग्नेशन क्या होती है, इशूइंग अथॉरिटी। जो इशूइंग अथॉरिटी रहेगी ना उसकी डेजिग्नेशन यहाँ लिखी रहेगी। तो अपने सर्टिफिकेट पे आप एक बार चेक करो कि इशूइंग यहाँ पर किसका नाम है डेजिग्नेशन में, और आपको वो ही इशूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट करना है। ऐसा भी नहीं है, देखो ऐसा भी नहीं है कि आप वहां पर टाइप करने वाले हो, उसको लिस्ट में आपको इशूइंग अथॉरिटी की लिस्ट में आपको सारे नाम दिखेंगे, उसमें से आपका ये जो डेजिग्नेशन यहाँ पर है वो आपको मेंशन करना है। तो ये सर्टिफिकेट आपका रहेगा। कौन कौन यहाँ पर अथॉरिटी है जो इशू कर सकता है वो भी आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये अथॉरिटी है जो इसको इशू कर सकते हैं। आपको एक बार CN देखने की जरूरत पड़ती है, वहां सारे फॉर्मेट सारे जवाब लिखे रहते हैं। इतने बार नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है फॉर्मेट के बारे में। फिर PWBD कैंडिडेट और जो भी जितने सारे कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको क्या होता है, कुछ कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट से एग्जेम्पशन दिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट से जिनको भी एग्जेम्पशन लेना है उनको ये सर्टिफिकेट बना करके टाइपिंग सेंटर पर जाकर के देना पड़ेगा, या टाइपिंग के पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप या तो एग्जाम सेंटर पे जाके अपने नाम के साथ ये सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, या फिर पहले जब ऑफिशियल लिंक आती है टाइपिंग के पहले कि आप टाइपिंग से एग्जाम्पशन लेना चाहते हो क्या, तब आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर में डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट थी, अलग अलग सर्टिफिकेट है, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये वाले जो सारे सर्टिफिकेट है कि आपको इसमें से कौन सा लग रहा है। इसको प्रिंट करा के आपको बनाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आप जो सर्टिफिकेट बनाने वाले हो उसका फॉर्मेट पहले देख लेना कि इससे मैच होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और सेंट्रल फॉर्मेट में आना चाहिए। हाँ, जब आप CBAT देने जाओगे तब आपका ये जो रहेगा ये वाला सर्टिफिकेट आपको बना के ले जाना पड़ेगा। अगर आपने स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको कोई भी प्राइवेट डॉक्टर से या गवर्नमेंट डॉक्टर से आप ये बना सकते हो, तभी आपको CBAT देने का मौका मिलेगा। ये फॉर्मेट में बना पाओगे तब। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर लेजिक आपने कराया हुआ है तो आप स्टेशन मास्टर के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की जरूरत है उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो आपको बना के बताया। एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट ये है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को अगर कोटे से लेना है तो वो ये है। अब आप देखो ये सिर्फ फॉर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन ओनली है। तो अगर कोई ने मान लीजिए लेजिक सर्जरी कराया हुआ है तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड उनको मिलेगा। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट पैरामीटर्स है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको देनी थी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।